प्यारे विद्यार्थियों, फिर से नेक्स्ट वीडियो में अपन ने पिछले वीडियो में सड़क सुरक्षा शिक्षा रोड सेफ्टी एजुकेशन अपन ने स्टार्ट की थी, जिसके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन का अपन ने अध्ययन किया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो सभी बच्चे अपने अपनी नोट्स बुक के अंदर 16वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 16वां क्वेश्चन है, अच्छी नेत्र ज्योति हेतु हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे बताओ कि नेत्र हमारे शरीर के अत्यंत बताओ कोमल अंग है या नहीं है, अत्यंत बताओ संवेदनशील अंग है या नहीं है। तो इनकी क्या करना आवश्यक है, सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि प्रश्न क्या है कि अच्छी नेत्र ज्योति हेतु हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेत्र हमारे शरीर का अत्यंत कोमल और संवेदनशील अंग है। अच्छी नेत्र ज्योति के लिए हमें नेत्रों की समय समय पर साफ सफाई करनी चाहिए। नेत्रों को ठंडे पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। इसके अलावा हमें नेत्रों से संबंधित व्यायाम या जो भी आसन है वो करने चाहिए। और एक वाहन चालक के लिए तो अत्यंत आवश्यक है कि वह पूर्ण निद्रा ले। यदि वह रात्रि में वाहन चलाता है, दिन में वाहन चलाता है, तो वाहन चालक थक जाता है, अतः उसे अपनी नींद कंप्लीट करनी चाहिए, पूर्ण निद्रा ले। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि कोई व्यक्ति कम दृष्टि से पीड़ित है तो उसे अपने चश्मे में उपयुक्त क्षमता का लेंस लगाकर ही बताओ वाहन चलाना चाहिए, ड्राइविंग करनी चाहिए। तो अच्छी नेत्र ज्योति के लिए हमें इन सभी बातों का ख्याल या ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर पढ़ाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, शरीर का प्रमुख समन्वय का केंद्र कौन सा है। सीधी सी बात है, समन्वय का कह दो, नियंत्रण का कह दो, एक ही बात है। मनुष्य के शरीर में प्रमुख समन्वय और नियंत्रण का केंद्र होता है मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। तो अपने शरीर को नियंत्रण करने का काम, अपने शरीर में सभी अंगों में समन्वय स्थापित करने का काम जो प्रमुख जो अंग करता है वो करता है मानव मस्तिष्क। तो अपने शरीर में तंत्रिका तंत्र, जिसको अपन ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र में बांटा है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो अंग आते हैं, एक तो मानव मस्तिष्क और एक आपके आता है मेरु रज्जु, जिसको अपन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो एक मेरु रज्जु, एक ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, शरीर का कौन सा अंग है जो शरीर में नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है। तो आप बताओगे मानव मस्तिष्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 18 की अपन चर्चा करेंगे। 18वां क्वेश्चन आपका है, हेलमेट दुपहिया वाहन चालक की मदद कैसे करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हेलमेट दुर्घटना के समय मस्तिष्क को बचाने का काम करता है। तो हेलमेट एक वाहन चालक की मदद कैसे करता है। तो आप बताओगे दुर्घटना के समय हेलमेट मस्तिष्क को चोटों से बचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है। तो ऐसी क्रियाएं जो मस्तिष्क के सोचे समझे बिना ही तत्काल संपन्न हो जाती है, अर्थात जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती, ऐसी क्रियाएं प्यारे विद्यार्थियों प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। जैसे सपोज करो मेरा हाथ किसी गर्म वस्तु से टच हो गया, तो टच होते ही मैं मस्तिष्क के संकेत का थोड़ी इंतजार करूंगा, नहीं करूंगा, मैं तुरंत मेरे हाथ को खींचूंगा, पीछे की ओर खींच लूंगा। तो गर्म वस्तु को छूते ही हाथ को झटके से पीछे खींचना कौन सी क्रिया है। तो आप बताओगे प्रतिवर्ती क्रिया है। कांटा चुभते ही मैं पैर को झटके से ऊपर उठाऊंगा, बताओ कौन सी क्रिया है। तो आप बताओगे प्रतिवर्ती क्रिया है। खांसना छींकना कैसी क्रिया है। तो आप बताओगे प्रतिवर्ती क्रिया। तो ऐसी क्रियाएं होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं जो मस्तिष्क के सोचे समझे बिना ही तत्काल संपन्न हो जाती है, अर्थात जो हमारी अधीन नहीं होती, जो हमारे मस्तिष्क के अधीन नहीं होती, ऐसी क्रियाएं प्यारे विद्यार्थियों प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाहन चलाते समय या ड्राइविंग करते समय किन किन कारकों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, अर्थात वो कौन कौन से कारक है
जिनका वाहन चालक के ऊपर वाहन चलाते समय नकारात्मक या विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जैसे थकावट, ज्यादा थकावट हो जाती है तो भी वाहन चालक पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार अनिद्रा, ये निद्रा नहीं है, इसको अनिद्रा कर लेना, ठीक है, ये इसको करेक्शन कर लेना, निद्रा की जगह अनिद्रा, क्योंकि जब लंबे समय तक व्यक्ति रेस्ट नहीं करेगा, नींद नहीं लेगा, तो अनिद्रा के कारण उसके ऊपर शरीर, उसका मस्तिष्क चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसके अलावा मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थों का क्या करना, सेवन। मादक पदार्थों से मतलब हो गया प्यारे विद्यार्थियों नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ। इसी प्रकार तेज आवाज में संगीत सुनना, तेज आवाज में क्या सुनना, संगीत सुनना। आपने देखा होगा कि कई वाहन चालक होते हैं वो बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर के अंदर आवाज सुनते हैं। इसी प्रकार और अगर देखें तो इच्छा के विरुद्ध काम करना, इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, विरुद्ध कार्य करना। जैसे आपकी इच्छा गाड़ी चलाने की है ही नहीं, फिर भी आप जबरदस्ती गाड़ी चला रहे हो, आप जबरदस्ती ड्राइविंग कर रहे हो, तो बताओ प्यारे विद्यार्थी वो कौन से कारक है जिनका एक वाहन चालक के ऊपर नकारात्मक या विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अत्यधिक थकावट है, अनिद्रा है, मादक पदार्थों का अधिक सेवन है, या तेज आवाज में संगीत का सुनना है, और इच्छा के विरुद्ध कार्य करना है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर अपन आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, सड़क दुर्घटना के दौरान वाहन चालक को किस किस प्रकार की चोटें आ सकती है। अब आप सोच के बताओ कि यदि कोई वाहन चालक दुर्घटनाग्रसित हो जाता है तो उसे किस किस प्रकार की चोटें आ सकती है। तो उसे सिर की चोट, मतलब सिर के अंदर चोट आ सकती है। इसी प्रकार हड्डी टूटना, हड्डी का टूटना। इसी प्रकार अंग विच्छेदन, अंग विच्छेदन, विच्छेदन का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, कोई अंग का अलग हो जाना। नंबर 4 रीढ़ की हड्डी का टूटना, रीढ़ की हड्डी का क्या होना, टूटना। या फिर अंग कटना, अंग कटना। यहाँ पे अंतर है, विच्छेदन का मतलब बिल्कुल अंग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। टूटना का मतलब अंग जगह जगह क्या हो जाएगा, अलग अलग जगहों पे टूट जाएगा। या फिर अंग का जलना, अंग का क्या, जलना। तो बताओ सड़क दुर्घटना के समय एक वाहन चालक को किस किस प्रकार की चोटें आ सकती है। सिर की चोट, हड्डी का टूटना, अंग विच्छेदन होना, रीढ़ की हड्डी का टूटना, अंग का कटना और अंग का जलना आदि प्रकार की चोटें आ सकती है। अब प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर अपन आएंगे, 22 के ऊपर अपन विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, दुर्घटना होने पर व्यक्ति को किस बात की जानकारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आने वाले समय में आप भी एक वाहन चालक बनोगे कभी, तो आपको भी इस बात का पता होना चाहिए। तो दुर्घटना के समय व्यक्ति को प्राथमिक उपचार पेटी या प्राथमिक उपचार की जानकारी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड किट जो होती है, प्राथमिक उपचार पेटी, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो दुर्घटना होने पर व्यक्ति को किसकी जानकारी होनी चाहिए, प्राथमिक उपचार पेटी या फर्स्ट एड किट की जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक उपचार पेटी में क्या क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर डिटॉल, रुई, इसके अलावा पट्टी, दर्द निवारक दवाइयां, दर्द निवारक दवाइयां, इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों कैंची और घाव नाशक क्रीम, घाव नाशक क्रीम, ठीक है, ये सब। और एक आपके धारणा बीटाडीन, बीटाडीन, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार पेटी, प्राथमिक उपचार पेटी में क्या होता है कि जब हम कई बार दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं तो सभी वाहनों के अंदर प्राथमिक उपचार पेटी होती है, जिसमें स्वयं अपन अस्पताल जाने से पूर्व हम अपना खुद का इलाज कर सकते हैं, हम रुधिर के बहाव को रोक सकते हैं। तो फर्स्ट एड किट या प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर क्या क्या होते हैं, डिटॉल, रुई, पट्टी, इसके अलावा दर्द निवारक दवाइयां जो दर्द को कम कर दे, कैंची, घावनाशक क्रीम, बीटाडीन आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, दुर्घटना के समय अत्यधिक रक्तस्राव होने पर क्या होना चाहिए। अगर मान लो कोई दुर्घटना घटित हो गई और उस व्यक्ति का रक्त क्या हो गया, बहुत ज्यादा निकल गया,
तो हमें किसकी जानकारी होना चाहिए? तो हमें किसी निकटवर्ती अस्पताल में कोई ट्रॉमा सेंटर हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लड अवेलेबल हो जाता है, ब्लड मिल जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत ही निकटवर्ती अस्पताल में ले जाना चाहिए, जिसमें क्या हो? ट्रॉमा सेंटर हो, जहां पे आसानी से ब्लड अवेलेबल हो जाए, जिससे उस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा की जा सके। क्वेश्चन नंबर 25, ड्राइविंग के दौरान सेल फोन के प्रयोग पर कानूनी प्रतिबंध क्यों है? कानूनी प्रतिबंध क्यों है? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो दो प्रश्न बनेंगे। सेल फोन के प्रयोग पर एक तो कानूनी प्रतिबंध क्यों है, और एक पूछे कि दंड का क्या प्रावधान है। सेल फोन के प्रयोग पर दंड का क्या प्रावधान है। दोनों ही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है कि सेल फोन के प्रयोग पर कानूनी प्रतिबंध तो क्या है और दंड का प्रावधान क्या है। पहले तो कानूनी प्रतिबंध देखते हैं अपन। यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय किसका प्रयोग करता है? सेल फोन का प्रयोग करता है, तो उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे वाहन पर से नियंत्रण हट जाने के कारण व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अतः सेल फोन या मोबाइल फोन के प्रयोग पर कानूनी रूप से क्या है? प्रतिबंध है। और तुमसे पूछे कि सेल फोन या मोबाइल फोन के प्रयोग पर दंड का क्या प्रावधान है, तो हमें पता है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 के अंतर्गत, हमने धारा पढ़ी है 184 इससे पिछले वीडियो में, जिसके अंतर्गत यदि कोई वाहन चलाते समय सेल फोन या मोबाइल फोन का प्रयोग करता है, तो उसके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना और या 6 माह के कारावास का प्रावधान है। तो प्यारे विद्यार्थी, यदि तुमसे पूछे कि सेल फोन के प्रयोग पर कानूनी प्रतिबंध क्यों है, तो आप क्या बताओगे कि यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय सेल फोन का प्रयोग करता है, तो उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे वाहन पर से उसका नियंत्रण हट जाता है और एक बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है। अतः कानूनी प्रतिबंध है। और पूछे दंड का क्या प्रावधान है, तो आप बताओगे कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत सेक्शन 184 है, उसमें यह बताया गया है कि यदि कोई वाहन चलाते समय सेल फोन का प्रयोग करता है, तो उसके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना या 6 माह के कारावास का प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर दंड का प्रावधान 26, दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कहता है कि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन में यात्रा करते समय क्या शिक्षा देनी चाहिए। मान लो आप किसी वाहन में यात्रा कर रहे हो और आपके साथ कोई ऐसा बच्चा जा रहा है जो 10 वर्ष का है या 10 साल से कम आयु का बच्चा है, तो आप उसको क्या शिक्षा दोगे बताओ वाहन में यात्रा करते समय। तो नंबर फर्स्ट बात, बच्चे को वाहन चालक की सीट के बगल वाली सीट पर बैठाएंगे। आपने देखा होगा कि वाहन चालक के पीछे एक छोटी सी सीट होती है, तो आप क्या करेंगे कि बच्चे को वाहन चालक के बगल वाली सीट पर बिठा देंगे, ताकि बच्चे के ऊपर सभी का क्या रहे? ध्यान, क्योंकि आगे की तरफ सभी यात्रियों का ध्यान रहेगा, अतः सभी का ध्यान बच्चे पर रहेगा। नंबर 2, बच्चे को बताना चाहिए कि वह शरीर का कोई अंग क्या निकाले बाहर। आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, हम हमारी सीट पे बिठा देते हैं, तो वो खिड़की वाली सीट पे पहुंच जाता है, फिर वो देखता है ये पेड़ है, वो देखो वो मकान है, ऐसे अंगों को क्या करता है? बाहर निकालता है। तो हाथों को कई बार बाहर निकालने से क्या होता है कि दूसरी गाड़ी जो साइड में से आती है उससे उसको चोट पहुंच सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बताएंगे, हम उस बच्चे को समझाएंगे कि वह शरीर का कोई अंग बाहर न निकाले। नंबर 3, यदि संभव हो तो बच्चे के साथ किसी को बैठना चाहिए। अगर मान ले बच्चों के साथ जा रहे, तो हमारा दायित्व है कि हम उस बच्चे के साथ बैठें और उसके सभी क्रियाकलापों पर ध्यान रखें। और नंबर 4, बच्चे को कभी भी पीछे वाली सीट पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पीछे वाली सीट पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किसको? बच्चे को। क्यों? हम तो आगे देख रहे हैं, वो पीछे वाली सीट पर खड़ा होकर पीछे का दरवाजा खोलकर पार भी तो हो सकता है, गाड़ी से पार हो जाए और हम फिर ढूंढते
ढूंढते रहे भाई बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, तो बच्चे को कभी भी पीछे वाली सीट पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो बच्चा पीछे का दरवाजा खोलकर पार हो सकता है या जा सकता है। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और बच्चे को समझाकर हमारे पास बैठाना चाहिए और उसे हाथ में खिलौना दे देना चाहिए ताकि वो खिलौने से खेलता रहे। आगे बात समझ में? तो बच्चे को हमारे पास समझाकर प्यार से दिखाना चाहिए, ये नहीं कि उसको 2-3 चांटे लगा दे, वो नहीं तो ज्यादा चिल्लाएगा, तो उसको प्यार से खिलौना देकर हमारे पास बिठा देना चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि सूचनात्मक संकेत देने वाले दो आकारों को बनाइए। सूचनात्मक संकेत देने वाले दो आकारों को क्या कीजिए, बनाइए। अब प्यारे विद्यार्थियों हमें वो दो सूचनात्मक संकेत बनाए जो हम रोड पर देखते रहते हैं, जैसे कोई स्पीड ब्रेकर का आ जाए, कहीं पे हॉर्न बजाना प्रतिबंध है, कहीं पर नो पार्किंग है, तो ऐसे कोई भी दो सूचनात्मक संकेत हमको बताने हैं। तो सबसे पहले तो नो पार्किंग, ये पार्किंग के लिए पी लगाएंगे, ये गोला बनाकर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, तो ये नो पार्किंग हो गया। ठीक है, आप एक अपन बताएंगे हॉर्न बजाने पर मनाही है, तो उसके लिए अपन एक हॉर्न बनाएंगे, भौंकू या हॉर्न बनाएंगे इस प्रकार से। देखो प्यारे विद्यार्थी इसको इस तरीके से अपन घुमा देंगे, ऐसे भी इसको लाके इधर की तरफ क्या कर देंगे, घुमा देंगे, थोड़ा सा इसको अपन ठीक करके इस प्रकार से लाके इसको और ऐसे घुमा देंगे, इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे इसका पीछे का भाग इस प्रकार से बना देंगे और इसको ऐसे बंद करके और इसके ऊपर ये प्रतिबंध लगा देंगे। ठीक है, ये अपन ने इसके ऊपर बैन कर दिया, ये भी पार्किंग भी क्या हो गई, बैन हो गई। तो सूचनात्मक संकेत देने वाले दो आकार बनाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे भौंकू या हॉर्न बजाना प्रतिबंध है। यहाँ लिख देंगे कि वाहन खड़े करने पर या पार्किंग में वाहन खड़ा नहीं करना है, ये नो पार्किंग, और ये आपका बन गया क्या, भौंकू या हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29, 29वें क्वेश्चन की तरफ अपन आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सुनहरा घंटा या गोल्डन और क्या है, सुनहरा घंटा, या इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन और। तो गोल्डन और क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो एक विशेष समयावधि के अंदर उसको अस्पताल में पहुंचाने में लगे समय को कहते हैं सुनहरा घंटा। तो जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अब दुर्घटना होने के बाद जो 1 घंटा जो रहेगा वो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घंटा है, क्योंकि अगर उस 1 घंटे के अंदर तत्काल अगर उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसके प्राणों की सुरक्षा की जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों सुनहरा घंटा किसे कहते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को एक विशेष समयावधि, वो विशेष समयावधि कितने घंटे की होगी, 1 घंटे की, तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को एक विशेष समयावधि के अंदर अस्पताल में पहुंचाने में लगे समय को ही सुनहरा घंटा कहते हैं। अब इसके बाद अपन चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, सड़क दुर्घटना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश है। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हमें क्या अधिकार देता है, तो सड़क दुर्घटना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्ट 1989 के तहत यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करता है तो कोई भी कानूनी अड़चन नहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्ट 1989 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, और यदि कोई व्यक्ति हमें दिखता है कि इसका देखो एक्सीडेंट हो गया, तो यदि हम उसके प्राणों की रक्षा करते हैं तो कोई कानूनी अड़चन नहीं होगी। इसके लिए देखो सुप्रीम कोर्ट हमें क्या क्या कहता है। सबसे नंबर फर्स्ट बात, कोई भी व्यक्ति दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति के प्राणों की रक्षा
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के प्राणों की क्या कर सकता है, रक्षा कर सकता है। नंबर 2, पुलिस आपसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछेगी, पुलिस आपसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछेगी। और नंबर 3, डॉक्टर क्या करेंगे, तत्काल उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का इलाज प्रारंभ करके और उसके प्राणों की रक्षा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न ये बनता है कि सड़क दुर्घटना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं। तो हम कहेंगे कि सड़क दुर्घटना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश इस प्रकार है कि कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति के प्राणों की रक्षा कर सकता है। नंबर 2 बात, पुलिस आपसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछेगी। और नंबर 3, और डॉक्टरों का कर्तव्य है कि वह तुरंत उस घायल व्यक्ति का इलाज प्रारंभ करके उसके प्राणों की रक्षा करेंगे। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, व्यस्त ट्रैफिक मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, व्यस्त ट्रैफिक और अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर किस प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आप एक बात बताओ कि जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ है, जहां पे ज्यादा ट्रैफिक है, तो मैं अधिक तीव्रता के प्रकाश का प्रयोग करूंगा या कम का करूंगा। तो कम का करूंगा, क्योंकि ज्यादा का करूंगा तो वहां पे हो सकता है कि दूसरे वाहन चालक को देखने में दिक्कत आए, उसकी आंखों पे फोकस जाए। तो अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जहां पर ट्रैफिक अधिक होता है वहां पे कम तीव्रता के प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए, कम तीव्रता के प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए। ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर पूछा गया प्रश्न है, अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर किस प्रकार के तीव्रता के प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए। तो आप बताओगे कम तीव्रता के प्रकाश का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, अगर पूछे राजमार्गों पर, राजमार्ग जिनको अपन बोलते हैं हाईवे, इंग्लिश में बोलते हैं हाईवे, तो राजमार्ग या हाईवे पर किस प्रकाश तीव्रता के पुंज का उपयोग करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाईवे या राजमार्गों पर करना चाहिए अधिक तीव्रता के प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाईवे के ऊपर हमें दूर तक देखना होता है, दूर तक हमें गाड़ी को देखना होता है, जिससे हमें अधिक तीव्रता के प्रकाश। तो ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पूछे अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या अधिक ट्रैफिक वाले स्थानों पर किस प्रकाश का उपयोग करना चाहिए, तो बताना है कम तीव्रता के प्रकाश का उपयोग करना चाहिए। और पूछे कि राजमार्ग या हाईवे के ऊपर किस तीव्रता के प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए, तो आपको बताना है अधिक तीव्रता के प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए। तो अब प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद के जो क्वेश्चन नंबर 32 के बाद जो 33 से जो अपन स्टार्ट करेंगे वो अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 33 से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।